Greeting dear students. In this module we will discuss about the phenomena called atmospheric refraction. In your board exam, maximum number of questions that will come from this topic. From the chapter number 11, the human eye and the colorful world, the maximum number of questions generally come from this topic. This topic has 4 examples. Out of those 4 examples, they generally ask one or two questions from these 4 examples of atmospheric refraction. As the name suggests, atmospheric refraction, the bending of light, the light that comes in the atmosphere is mainly due to the sun. The bending of light that take place in the atmosphere is called atmospheric refraction. की जो लाइट की बेंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट लेयर. कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट लेयर होती हैं एयर की. कि अगर हम बिल्कुल सी लेवल के पास हैं या ग्राउंड के पास हैं तो वहां पे एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो एयर डेंसिटी विल स्टार्ट टू डिक्रीज. सिमिलरली रिलेटेड टू दैट ऑफ during the refraction topic we discussed the medium is of two type, optical rarer and optical denser. तो अगर हम हायर एटमॉस्फेयर में जाते हैं वहां पे एयर के मॉलिक्यूल कम होते हैं और वहां पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम एयर की जो लेयर होती हैं दे आर जनरली ऑप्टिकली रेयर. और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में नीचे आते जाते हैं ग्राउंड की तरफ, जो डेंसिटी है लाइट को लेके वो क्या हो जाती है, ऑप्टिकली डेंसर. तो मतलब अगर लाइट सन से आ रही है तो वो जब जैसी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो इट विल फर्स्ट गोइंग टू दी हायर एटमॉस्फेयर. हायर एटमॉस्फेयर में आएगी पहले लाइट. हायर एटमॉस्फेयर क्या होता है, ऑप्टिकल रेयर. जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो वो किसकी तरफ आती जाएगी, ऑप्टिकल रेयर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. So this is what take place in case of atmospheric refraction. Let's assume this is the ray of light coming from the sun. कि यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर जो ऑप्टिकल रेयर, नीचे आते जाएंगे ऑप्टिकल डेंसर. तो अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज वैक्यूम, देयर इज नो एटमॉस्फेयर. तो लाइट एंटर करती है इसके अंदर. जैसे वो एंटर करती है, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द वैक्यूम, देन इट एंटर इनटू द ऑप्टिकल रेयर मीडियम. क्योंकि ऊपर वाली लेयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो रेयर होती है, तो फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है. क्योंकि वैक्यूम से एयर में एंटर करती है, थोड़ी सी बेंड तब होगी, बट इट विल मूव फर्दर, इट विल स्टार्ट टू बेंड मोर एंड मोर बिकॉज इट इज एंटरिंग फ्रॉम जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, रेयरर, और नीचे क्या आ रही है, डेंसर. तो वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, बेंड होती जाती है. और जो नीचे देखने वाला होता है उसकी तरफ वो पूरी तरह से बेंड होके पहुंचती है. सो what is the meaning of atmospheric refraction? The bending of light passing through the earth atmosphere. तो bending किस वजह से होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती हैं और अलग अलग लेयर की क्या होती है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है. जो अपर एटमॉस्फेयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल रेयर, और जो लोअर एटमॉस्फेयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसर. तो मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ द रीजन फॉर ऑल दी 4 एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी रिटन है, दैट इज व्हाई आई मार्क्ड इट सेपरेटली. तो ये हर एक के रीजन के अंदर आपको लिखना है इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डिटेल. क्लियर? कि जब भी क्वेश्चन आए, मैं ये रीजन बार बार नहीं लिखने वाला हूं. अगर ये जो मैंने 4 एग्जांपल जब मैं डिस्कस करूंगा तो इफ द क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम इज आस्क्ड इन डिटेल, वो डिटेल में पूछ रहे हैं, 3 में आया है, तब आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी हर एक एग्जाम्पल के रीजनिंग में. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हिच इज द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर. So there are two positions that we will discuss. First is the actual position of star in the space. कि एक्चुअल में स्टार स्पेस में कहाँ पे है, और जब हम देखते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में नीचे खड़े होकर स्टार को, वो उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है. If the question is asked in only 1 mark, then you can directly write the reason atmospheric refraction. If it is asked in 2 marks, then you can write few more lines of this. If it is asked in 3 marks, you can draw the diagram with this too. So first I will explain why the stars seem higher than they actually are. कि स्टार जो होते हैं वो अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि see here, this is the actual position of star. I am taking this example. ये मेरा क्या है, एक्चुअल में स्टार है, लेकिन जब मैं इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में से देखूंगा तो ये मेरे को ऊपर दिखाई देगा. This is the let assume this is the actual position of star, और ये यहाँ पे दिखाई देगा कि स्टार विल बी अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन. ये है क्वेश्चन. तो उसका रीजन क्या होता है कि लेट अज्यूम ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, तो जब यहाँ से लाइट एंटर करेगी, लेट अज्यूम जहाँ पे मेरा हैंड है वहां पे एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है और बाकी सारा क्या है, वैक्यूम. तो व्हेन स्टार लाइट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर है, अपर एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी और नीचे क्या, लोअर एटमॉस्फेयर. तो जब वैक्यूम में से आएगी तो सीधी आएगी बिल्कुल
straight line, when it enter into the atmosphere straight line, then it will start to bend it will start to bend more and more. रीजन क्या है कि अपर एटमोस्फेयर में से आएगी, फिर वो ऑप्टिकल रेयर से किस में एंटर कर रही है, ऑप्टिकल डेंसर में, तो जो बेंडिंग है लाइट की वो और ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी व्हेन इट मूव फ्रॉम अपर टू लोअर एटमोस्फेयर। लोअर एटमोस्फेयर मतलब जो ग्राउंड लेवल के पास होगा। तो ये लाइट आ रही है अप टू एटमोस्फेयर, जब तक नहीं है तब तक वो सीधी आ रही है, देन इट विल स्टार्ट टू बेंड मोर एंड मोर व्हेन इट रीच द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो आप, I have shown a diagram. This is the actual position of star. The light enter, when it enter into the atmosphere, it will start to bend more and more and more, and it will reach the ground. The observer is there, and our ability is that we can see only the light in straight line. Light को हम सीधा ही देख सकते हैं, तो इसलिए जब अब यहाँ पे हमको दिखाई देगी, एक्चुअल में लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से। जब हम यहाँ से देखेंगे इसको अर्थ के ग्राउंड लेवल पे से, हम सीधा देख सकते हैं। तो अगर उसको आप एक्सट्रापोलेट करोगे तो एक्चुअल में तो स्टार यहाँ पे है, हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में देखते हैं तो वो हमको स्टार कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे। कि यहाँ पे था एक्चुअल में हमारा स्टार, ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट वो थोड़ा सा हमको कहाँ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। एंड रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हाउ यू हैव टू राइट इन द एग्जाम, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ ओनली 1 मार्क, डायरेक्टली राइट द आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इफ इट इज ऑफ 2 मार्क्स, देन यू कैन राइट ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, द लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टार इट विल बेंड, दैट इज व्हाई इट विल अपीयर रेड। इफ इट इज ऑफ 3 मार्क्स, also draw this diagram. So I hope how you have to write the answer in the case of this question is clear to everyone. Bending of starlight due to the atmospheric refraction, ये एटमॉस्फेयर के अंदर वो बता रहा है कि इंक्रीज इन ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि अपर से लोअर एटमॉस्फेयर में आ रहा है। आई होप दिस फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन कि जो एक्चुअल पोजीशन होती है स्टार से उससे ऊपर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट बेंड हो जाती है जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। सिमिलर टू दिस सेकेंड क्वेश्चन इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब है कि एक बार ज्यादा लाइट आती है, एक बार डिम लाइट आती है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, दिस इज व्हाट कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ये होता क्यों है? वन ऑफ द रीजन इज ऑलरेडी है, क्योंकि स्टार जो होते हैं ना वो हमसे बहुत दूर होते हैं। स्टार बहुत दूर होते हैं तो दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। कि लेट अज्यूम ये क्या है, एक स्टार है। स्टार हमसे इतनी ज्यादा दूर होते हैं, दे बिहेव लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दे बिहेव लाइक द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो जब उनमें से लाइट एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है कि जब लाइट एंटर करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो बेंड होती है। बेंड होने के साथ साथ एक हमने पढ़ा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर में क्या होती है, डेंसिटी चेंजेस होते हैं। एंड ऑल्सो अलोंग विद दिस कि अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा मोबाइल होता है, मोबाइल में इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि उसकी डेंसिटी बार बार चेंज होती रहती है, आइदर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन द एयर डेंसिटी। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर। तो जो अर्थ की लेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो क्या होती है, मोबाइल होती है। तो वो बार बार चेंज होती रहती है। मीनिंग ऑफ मोबाइल इज वो बार बार चेंज होती रहती है। तो जब इसमें से पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो इतनी देर में अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से क्या हो जाती है, लाइट की जो बेंडिंग है वो बार बार चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली। तो एक बार हमारे पास ज्यादा लाइट आती है, एक बार डिम लाइट आती है, और ऊपर से हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया है कि स्टार की पोजीशन जो है इट विल स्टार्ट टू चेंज, द पोजीशन ऑफ स्टार विल चेंज, ऑलरेडी डिस्कस इन दी फर्स्ट पोजीशन। तो स्टार की पोजीशन बार बार चेंज होती रहती है, बेंडिंग होती रहती है लाइट की, अर्थ का एटमॉस्फेयर अपने नेचर को चेंज करता रहता है, तो इसलिए कई बार ज्यादा लाइट आती है, कई बार कम लाइट आती है। तो रीजन आई हैव ऑलरेडी रिटन है, light increases and decreases continuously and the twinkling of star take place due to the atmospheric refraction. The star behave like a point source of light and due to the continuously changing atmosphere the refraction of the light from star by the different amount it continuously changing atmosphere, जो बार बार एटमॉस्फेयर चेंज होता है वो रिफ्रेक्ट करता है लाइट को, जो किस में से आ रही है, स्टार में से, अलग अलग अमाउंट में, फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। एक मोमेंट में वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट मोमेंट में कम कर रहा है, तो इसलिए जब ज्यादा करेगा तो कम लाइट आएगी। तो इस तरह से लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बार बार चेंज होती रहती है, और उसके साथ साथ क्या होती है, उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। एंड दिस विल लीड टू दी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग मतलब पहले ज्यादा लाइट आएगी, कम आएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई डू नॉट प्लांट ट्विंकल, की प्लैनेट्स जो होते हैं, सॉरी डोंट नॉट दी प्लांट, प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते? अगर आप स्टार को और प्लैनेट को कंपेयर करोगे तो स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ, स्टार की जो डिस्टेंस है हमसे वो बहुत दूर है, और वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह।
प्लेनेट जो होते हैं वो हमारी गैलेक्सी में ही है, दे बिहेव लाइक ए बिगर ऑब्जेक्ट, तो वो कई तरह के पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो इतने सारे जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो सबसे मेन रीजन क्या है कि प्लेनेट का साइज बड़ा होता है फॉर अस, नॉट इन एक्चुअल। तो प्लेनेट जो होते हैं हमारी गैलेक्सी में हमारे अर्थ से पास हैं तो बड़े होते हैं, तो वो बहुत सारे पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो अलग अलग पॉइंट सोर्स ऑफ में से लाइट आती है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। तो स्टार पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए वो ट्विंकल कर पाते हैं। प्लेनेट का साइज बड़ा होता है तो वो बहुत सारे पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो वो अलग अलग पॉइंट जो होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो लाइट कंटिन्यूसली आती रहती है तो फिर वो ट्विंकल नहीं करते हैं। So I hope this first and second is clear to everyone. So these questions are generally asked separately. कि why stars, apparent position of star. The question is what is the reason behind the apparent position of the star? कि ये actual है, उससे दूसरी क्यों आती है? Why do star twinkle? Planet do not, either in 2 or 3 marks. Next question is, और next example is advanced sunrise and delayed sunset. कि जो sunrise है एक्चुअल में जब सनराइज और सनसेट आपको पता ही है कि लेट अज्यूम दिस इज द होराइजन एंड दिस इज द सन। कि सनराइज के टाइम पे क्या होता है कि ये होराइजन है, ये इधर से ऊपर आ जाता है। कि लेट अज्यूम दिस इज द होराइजन। होराइजन का मतलब है जैसे आप सनराइज और सनसेट के टाइम पे देखते हो तो आपको एक लिमिट के बाद सन दिखना बंद हो जाता है। तो लेट अज्यूम दिस इज दैट पर्टिकुलर होराइजन, बिलो द होराइजन, अबोव द होराइजन। तो ये सन है। नाइट के टाइम पे सन कहाँ पे, बिलो द होराइजन। सनराइज के टाइम पे क्या हो जाता है, ऊपर आने लग जाता है। तो व्हेन द सन इज नियर द होराइजन, ये होराइजन जो है जब उसके पास में पहुंच जाता है, अब जब बिल्कुल पास में पहुंच जाता है तो सन की लाइट तो बंद नहीं हुई होती। सन की लाइट जो है वो अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करती है। तो जब सन की लाइट जब, बट बी केयरफुल, जब वो होराइजन के पास होगा, इतनी नीचे होगा तब नहीं। व्हेन इट इज बिलो द होराइजन, तो अगर होराइजन के नीचे होगा तो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन की होराइजन के नीचे होगा तो सन हमको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब सनराइज का टाइम होता है तो जब वो होराइजन के पास में आ जाता है तो अब इधर है, तो एक्चुअल में तो आपको नहीं दिखाई देना चाहिए, बट वी आर एबल टू सी इट। क्यों, क्या होता है उसका रीजन, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या है, हमारा सन प्रेजेंट है। सन क्या करेगा, लाइट तो प्रोड्यूस करेगा। तो व्हेन सन इज नियर द होराइजन इट्स लाइट एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के अंदर जब एंटर करती है अर्थ इसकी सन की लाइट, तो वो क्या करने लग जाती है, बेंड करने लग जाती है। तो इट विल बेंड, और बेंडिंग की वजह से क्या हो जाता है, वो जो अर्थ के ऊपर जो देखने वाला है, इसको ऑब्जर्व करने वाला है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन में ही देख सकता है। तो वो कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे। एक्चुअल में सन कहाँ है, बिलो दी होराइजन, और वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, बेंडिंग की वजह से वो हमको कहाँ दिखाई देने लग जाता है, यहाँ पे। मैंने रीजन बताया था कि बिलो दी होराइजन है, नियर दी होराइजन है। सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, वहां पे क्या होगा, इट विल बेंड, और यहाँ पे जो देखने वाला है वो ऐसे तो देख नहीं सकता है, वो क्या दिखाई देगा, उसको बिल्कुल सीधा दिखाएगा देगा। तो एक्चुअल पोजीशन जो है सन की यहाँ पे है, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिएक्शन इट विल अपीयर अबोव द होराइजन। तो इसके अंदर मतलब यहाँ से यहाँ में एक्चुअल में आने में उसको कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगते हैं। तो एक्चुअल में वो यहाँ पे होता है, हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है सनराइज के टाइम पे। तो जो एक्चुअल टाइमिंग हम निकालते हैं सनराइज और सनसेट की, तो इनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो 2 मिनट एडवांस सनराइज। लेट्स अज्यूम एट द टाइम ऑफ सनसेट। सनसेट के टाइम पे क्या होगा, ये होराइजन है, ये हमारा दिन के टाइम पे, नून के टाइम पे ये है, और फिर वो क्या करेगा, इसके अंदर होराइजन के नीचे चला जाएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, सनसेट। लेकिन वट आई हैव रिटन, डिलेड सनसेट। तो एक्चुअल में तो सन कहाँ चला गया है, होराइजन के नीचे, लेकिन वो बिल्कुल इसके पास होता है। तो जो मॉर्निंग में होता है वही शाम के टाइम पे भी होता है। रीजन इज कि सनसेट के टाइम पे वो क्या होगा, यहाँ तक है आपको दिखाई देगा, यहाँ तक है आपको दिखाई देगा, लेकिन जब वो होराइजन के नीचे चला जाएगा इट शुड नॉट बी विजिबल टू यू। रीजन क्या है, बट इट इज एक्चुअली विजिबल। तो होराइजन के नीचे तो नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन जब होराइजन सन सेट होता है और वो यहाँ पे होता है नियर दी होराइजन, तो सेम सुबह वाला मैकेनिज्म होता है। जब इधर होता है, सन की लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, इट विल बेंड, इट विल लीड टू द बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन। तो सिमिलरली फिर वो हमको कहाँ पे दिखाई देता है, ऊपर की तरफ। तो एक्चुअल पोजीशन तो वो सनसेट के टाइम पे नीचे होती है, लेकिन बेंडिंग की वजह से हम स्ट्रेट लाइन में देखते हैं तो वो इधर एक्चुअल पोजीशन ये है, तो इसलिए हमको वो कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे। और इसमें भी कितने टाइम का एरर आता है, 2 मिनट का। तो पूरे दिन के अंदर
एडवांस सनराइज की अगर हम बात करें तो 2 मिनट अर्लियर देन दी सनराइज एक्चुअल में होने से 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है. दैट इज मेनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. So this is the meaning of advanced sunrise and delayed sunset. So I hope the reason is clear to everyone and you can write. I have already explained you refraction क्यों होता है due to these reasons. And the timing is, I hope this 2 minute earlier and 2 minute delayed is clear to everyone. One more question that comes from this sunrise or sunset is at the time of sunrise and at the time of sunset. कि दिन के टाइम आप दोपहर के टाइम पे देखोगे ना तो बिल्कुल ऐसे आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगा सन, बट एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट इट विल अपीयर ओवल इन शेप और फ्लैटन, कि सन अपीयर ओवल और फ्लैटन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट बट अपीयर सर्कुलर एट द नून. दैट इज मेनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो इसका रीजन क्या होता है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे कहाँ होता है, इट इज नियर द होराइजन, होराइजन के ऊपर होता है. तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सन की पेरिफेरी होती है, मतलब जो बाउंड्रीज होती हैं, अपर बाउंड्रीज और लोअर बाउंड्री, उसमें से जो लाइट की रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एंटर करने के बाद वो क्या करते हैं, इसकी जो बेंडिंग है जो ऊपर वाले एरिया हिस्से में से आ रही होगी सन के, एंड द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द सन, तो जो जो दोनों की बेंडिंग है ना वो अनइक्वल होती है. इसकी बेंडिंग अलग तरीके से होती है, इसकी बेंडिंग अलग तरीके से होती है. ड्यू टू दिस रीजन द सन विल अपीयर फ्लैट एंड और oval. So upper part of the radiation, the lower part of the radiation that is coming from the sun refract or bend unequally when travel in the earth atmosphere. तो जो सन का जो ऊपर वाले हिस्से में से लाइट आ रही है, नीचे वाले पार्ट में से लाइट आ रही है, दोनों की जो बेंडिंग होती है दैट इज अनइक्वल. ऊपर वाले की ज्यादा हो रही है, नीचे वाले की कम हो रही है. दिस इज द रीजन बिहाइंड द सन विल अपीयर ओवल और फ्लैटेंड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. So these are the few of the examples of atmospheric refraction. So they can directly ask the question, write the examples of atmospheric refraction. Then you can directly write the stars seem higher than they actually are, the twinkling of stars, advanced sunrise, delayed sunset, and the next one is sun appear oval or flattened at the time of sunrise and sunset. So I hope the reason is clear to everyone, because this is the important topic, because generally they ask questions out of these 4 or 5 examples, what are the reason behind them, and always you have to write according to the mark distribution. एक नंबर का है, then you can directly write the atmospheric refraction. If it is of 2 or 3 marks in your board exam, then you can write along with the explanation. If the diagram is there, you can also draw the diagram. Everything depends on the mark distribution. So I hope the reason for all these examples are clear to everyone. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. So thank you, students.